गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? सबने बहुत अच्छे से छुट्टी मनाई है और सभी ने अच्छे से दीपावली मनाई होगी। लंबी छुट्टी के बाद आज हम फिर से अपने ऑनलाइन क्लास में जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्लास 11th में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत जो है हमने हिम नदियों के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जो है हिम नदियों के निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिम नदियों के निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियां, जिसमें पहला है यू आकार की घाटी। ठीक है। हिम नदियां किसी नवीन घाटी का निर्माण नहीं करती है, ठीक है, अर्थात ये किसी प्रकार के नए स्थलाकृतियां नहीं बनाती है, बल्कि जो पहले से बने हुए हैं उन्हीं में ही जो है इसको क्या करती है, अपना योगदान दे करके या अपने द्वारा जो है किसी दूसरे प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्मित करती है। ये अपने अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित पूर्ववर्ती वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देती है। हमने पहले नदियों के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत वी आकार की घाटी में पढ़ा था, वी आकार की घाटी के बारे में पढ़ा था। उसी घाटी को जो है ये अपने अपर्दन के द्वारा जो है क्या करती है, वी से यू आकार की घाटी में बदल देती है। हिम नदियों की हिम राशियां लगभग जो है कड़े ठोस पत्थर के समान जो है व्यवहार करती है। अतः इसमें समाहित हिमोड़ों, हिमोड़ों मतलब यहाँ पर अवसाद है। जैसे नदियों के द्वारा जो भी कंकड़ पत्थर रेत बालू होते हैं उसे अवसाद कहते हैं, तो यहाँ पर जो है हिम नदियों में उसे हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ों द्वारा अपनी हिम नदी अथवा तली तथा पार्श्वों का समान रूप से अपर्दन करती है, जिससे वी आकार वाली घाटी यू आकार की बन जाती है। हमने हिम नदियों हमने जो है नदियों के बारे में क्या पढ़ा था कि नदियां जो है अपने किनारों को जो है कम काटती है और बीच को जो है ज़्यादा गहरा करती है, जिससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जो हिम नदियों के जो हिमोड़ हैं वो एक तो पत्थर के समान कड़े और मजबूती से काम करते हैं, साथ ही साथ ये किनारों को भी उसी तरह से काटती है और बीच के भाग को भी उसी तरह से काटती है, जिससे क्या होता है कि जो वी आकार की घाटी है वो यू आकार में बदल जाती है। इस प्रकार जो है यू आकार के घाटियों का निर्माण होता है। दूसरा है लटकती घाटी। आपकी बुक में सारे डायग्राम्स दिए गए हैं, जरूर देखेंगे। प्रमुख घाटी में गतिमान हिम नदियां अपनी सहायक घाटियों में विस्थापित हिम नदी की अपेक्षा अधिक अपर्दनकारी होती है, और इसका परिणाम यह होता है कि प्रमुख घाटी तली अपनी सहायक नदियों की तली की अपेक्षा और गहरी हो जाती है। और जब हिम पिघलकर इससे निकल जाती है तो इसमें देखने पर क्या दिखाई देती है कि ये सहायक घाटियां जो है प्रमुख घाटियों पर जो है लटकती से दिखाई देती है। इन घाटियों में बहने वाली नदियां इनमें जल प्रपात बनाती हैं। आपके चित्र में दिया हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा लटकती हुई घाटी। एक्चुअल में लटकती हुई घाटी का निर्माण क्या होता है कि जो पहले से ही घाटियां हैं उन घाटियों पर जब हिम नदियां प्रवाहित होती है तो वो तेजी से अपर्दन कार्य करती है। आपके बुक में जो पिक दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि एक घाटी बनी हुई है, उस घाटी में ब्लैक कलर से आपको दिखाया गया है जो हिम नदियों ने घाटियां बनाई हैं। और जब हिम नदियां इन घाटियों में प्रवाहित होती है तो उन रास्तों पर जो है अपने अपर्दन से एक प्रकार से और गहरी घाटियों का निर्माण करती है। घाटी के अंदर एक और घाटी जो हिम नदियां बनाती है, जब हिम नदियां उसमें पिघल जाती है तब उसमें क्या दिखाई देता है कि एक और घाटी बनी हुई दिखाई देता है। जो सहायक घाटी होती है वह मुख्य घाटी के ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसे जो है लटकती हुई घाटी कहते हैं। इसमें जो नदियां हैं वो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। मेषशिला या भेड़पीट शैल, ठीक है। हिम नदियों के मार्गों में कई बार अति कठोर चट्टानें आ जाती है जिन्हें वे उखाड़ फेंकने में असमर्थ होती है, अतः वे इनके ऊपर से गुजर जाती है। जब हिम नदियां उस अति कठोर चट्टान पर चढ़ती है तो उस चट्टान को अपनी अपघर्षण क्रिया द्वारा घिसकर चिकना तथा मंद ढाल वाला बना देती है। किंतु जब हिम नदियां इन चट्टानों के दूसरे ढाल की ओर उतरती है तो उस ढाल को अपने उत्पादन क्रिया द्वारा उबड़ खाबड़ तथा तीव्र ढाल वाला बना देती है। इससे ये चट्टाने भेड़ की पीठ के समान दिखलाई पड़ती है, इसलिए इसे ही मेषशिला या भेड़ पीठ शैल कहते हैं। आपको पता है कि हिम नदियों की गतियां जो है बहुत मंद होती है, इसलिए जब कोई चट्टानों पर चढ़ती है तो क्या होती है कि ये जो है अपनी अपघर्षण क्रिया द्वारा लगातार जो है उसको घिसते रहती है, जिससे एक ढाल के समान जो है और चिकनी बन जाती है। लेकिन जब ये नीचे उतरती है
तो क्या होता है, इसकी गति जो है मंद होती है, इसलिए जो है थोड़ा 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 थोड़ा, तो वहाँ पर वो उसको काटते रहती है। जैसे आपके चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर वो नीचे धीरे धीरे उतरती है। तो उसका जो दूसरा भाग है वो उबड़ खाबड़ और तीव्र ढाल वाला होता है। दूर से देखने पर ऐसे दिखाई देता है जैसे ये भेड़ की पीठ हो, इसीलिए इसे मेषशिला या भेड़ पीठ शैल कहते हैं। हिमगह्वर या कोरी बेसिन, ठीक है। हिम नदी की घाटी के शीर्ष भाग पर अर्धवृत्ताकार कटोरे की आकृति के गहरे गर्त को हिमगह्वर या शर्क कहते हैं। इसके पार्श्व खड़े ढाल वाले होते हैं। इन हिमगह्वरों का निर्माण तीव्र ढाल पर फिसलते हिमखंडों की अपरदन क्रिया तथा तुषारी अपचय के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी बुक में एक चित्र दिया हुआ है कि जो शीर्ष दीवार है, शीर्ष दीवार से क्या होता है कि जो हिम नदियाँ हैं नीचे उतरती है, और जब नीचे जो द्रोणी है उस पर टकराती है तो उससे क्या होता है, एक गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दीवार से द्रोणी के बीच एक गड्ढा, द्रोणी जो लिखी हुई है उसमें जो है धीरे धीरे एक गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है, और यही जो गड्ढा होता है वो क्या कहलाता है, हिमगह्वर या कोरी बेसिन। धीरे धीरे जो है इनका रूप और बड़ा होते जाता है और इसमें प्रायः भरी रहती है। परंतु हिम नदियों के आगे गुजर जाने पर और इनमें जो है जमी बर्फ पिघल जाने के बाद केवल जल भरा होता है, इसलिए इसे जो है टॉर्र झील या हिमत झील भी कहते हैं कि उस गड्ढे में जब हिम के पिघल जाने के बाद पानी भरा रह जाता है। गिरिश्रिंग, कभी कभी हिम नदों की अपरदन क्रिया के परिणाम स्वरूप पर्वतों के पार्श्व भाग में या निचले किनारे वाले भाग में कई प्रकार के हिमगह्वर बन जाते हैं। जब वहाँ एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है तब इस तरह की नुकीली चोटी को हॉर्न या गिरिश्रिंग कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर स्थित मैटर हॉर्न गिरिश्रिंग का अच्छा उदाहरण है। ठीक है। सातवां है श्रिंग एवं पुच्छ। कभी कभी हिमनदों के मार्गों में बहुत कठोर चट्टान आ जाती है जिसे वो अपरदित नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ऐसी दशा में कठोर चट्टानों पर श्रिंग आकृतियां बन जाती है। हिमनद जब इस कठोर चट्टान को पार कर दूसरी ओर उतरने लगता है तो कठोर चट्टानों के साथ जो है मुलायम चट्टानों का अपरदन जो है होता है। क्योंकि हिम नदियों द्वारा यहाँ पर चट्टानों को संरक्षण प्राप्त होता है, इस कारण दूसरी ओर ढाल का हल्का तथा मंद होता है तथा देखने में श्रिंग के पीछे संलग्न एक लंबी पूंछ के समान लगता है। देखो दिखाई दे रहा है। इस तरह कठोर चट्टानों के ऊंचे उठे हुए भाग को श्रिंग तथा उसके पीछे वाले भाग को पुच्छ कहते हैं। ये है श्रिंग एवं पुच्छ। तो बच्चों ये थे हिम नदियों के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां। कल की वीडियो में हम देखेंगे हिम नदियों के निक्षेपण से बनी हुई स्थलाकृतियां। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे, स्पेशली श्रिंग एवं पुच्छ के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।